आज के वीडियो में हम लोग विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहा जाता है। इसके अंतर्गत विशेषण कहते किसे हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं, उनके परिभाषा और उदाहरणों को समझा जाएगा। तो सबसे पहले विशेषण का परिभाषा। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है वह विशेषण कहलाता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा वह शब्द क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। यह विशेषण हो गया। अब इसके बाद एक और चीज़ आता है इसमें, विशेष्य। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, विशेष्य, विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला शब्द। विशेष्य अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए। तो इसमें आप लोग तुलनात्मक ढंग से याद रखिएगा, जो शब्द विशेषता को प्रकट करेगा वह विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह विशेष्य कहलाएगा। जैसे राम ईमानदार है, तो यहाँ राम की विशेषता क्या है कि वह क्या है, ईमानदार है। तो ईमानदार शब्द क्या है, विशेषण है। और किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो राम की विशेषता बताई जा रही है। तो राम शब्द क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ये आप लोग याद रखिएगा, जो विशेषता वाले शब्द होते हैं वे विशेषण कहलाते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है तो वह क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। तो ईमानदार शब्द विशेषण और राम विशेष्य, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला है गुणवाचक विशेषण। यह इस शब्द से ही हम लोग याद कर सकते हैं इसकी परिभाषा। गुणवाचक विशेषण अर्थात वह विशेषण या इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की गुण, दोष या विशेष स्थिति या विशेष दशा, रंग, गंध, स्वाद या आकार के बारे में बताया जाता है। इसमें क्या होता है, किसी के गुण, दोष, विशेष स्थिति, विशेष दशा, रंग, गंध, स्वाद या आकार के बारे में बताया जाता है। तो वह किसके अंतर्गत आएगा, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अर्थात गुणों के बारे में जानकारी दी जाएगी उस शब्द के द्वारा। जैसे अच्छा, बुरा, परिश्रमी, सच्चा, यह क्या हो रहा है, यह गुण और दोष बताया जा रहा है इन शब्दों में। जैसे चौड़ा, यह आकार बताया जा रहा है। कोमल, मीठा, तो यह क्या है, स्वाद है। तो इस तरह से ये पूरे शब्द किसके अंतर्गत आएंगे, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक, परिमाण अर्थात मापना, माप। तो इससे हम लोग इसको परिभाषित कर देंगे। इसके अंतर्गत माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है। जैसे जो परिमाणवाचक विशेषण होता है, यह भी दो भागों में बांट दिया जाता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें निश्चित, तो वह माप जो निश्चित होगी वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगी। लेकिन कुछ ऐसा माप है जिसको हम लोग निश्चित नहीं कर सकते हैं कि वह कितना है, तो अनिश्चित के अंतर्गत आएगी। जैसे हम लोग देखेंगे निश्चित के अंतर्गत, जैसे कह दिया जाए 5 किलो चीनी, तो यहाँ जो चीनी की माप है यह तय है, निश्चित है कि 5 किलो। लेकिन अनिश्चित के अंतर्गत जैसे कह दिया जाए कुछ फल, अर्थात यह भी माप ही है लेकिन निश्चित नहीं है। कुछ फल का मतलब 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, तो यह निश्चित नहीं है। तो इसलिए परिमाणवाचक विशेषण को क्या कर दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित
परिमाणवाचक विशेषण। इसमें आप लोग इसको याद रखिएगा उदाहरण को। अब इसके बाद संख्यावाचक विशेषण आता है। संख्यावाचक विशेषण तो यह भी नाम से यह स्पष्ट है। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है। और संख्यावाचक विशेषण को भी निम्न प्रकारों में बांट दिया गया है: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक और प्रत्येक बोधक। गणनावाचक के अंतर्गत गणनावाचक को अर्थात गिनना, तो गणनावाचक को भी क्या कर दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है, जिसको कि पूर्णांक और अपूर्णांक के अंतर्गत रखा गया है। पूर्णांक ये आप लोगों को पता है, जो पूर्ण अंक को दर्शाएगा वह पूर्णांक गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये सब क्या है, पूर्ण अंक है, इसलिए ये कहाँ आएंगे, पूर्णांक गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे, जो कि क्या है, संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत है। अपूर्णांक जो पूर्ण अंक को प्रदर्शित नहीं करेंगे, जैसे आधा, 1/3, 1/4, सवा, तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, अपूर्णांक गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। गणनावाचक विशेषण दो प्रकार का, पूर्णांक और अपूर्णांक। इसके बाद आता है क्रमवाचक। तो क्रमवाचक यह भी नाम से स्पष्ट है, यहाँ क्रम को प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो यहाँ क्रम को बताया जा रहा है, इसलिए यह किसके अंतर्गत है, क्रमवाचक के अंतर्गत है। आवृत्तिवाचक, आवृत्ति अर्थात आवृत्ति मतलब वह शब्द जिसको हम लोग 2 बार बोल दें या 3 बार बोल दें, या उसी शब्द की क्या हो, बार बार उच्चारण हो, तो वह आवृत्ति के अंतर्गत आएगा। जैसे दूना, अर्थात 2, तिगुना, चौगुना, तो इस तरह के यदि शब्द मिलेंगे तो वे किसके अंतर्गत आएंगे, आवृत्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। समुदायवाचक, समुदाय अर्थात समूह, वह संख्यावाचक विशेषण जिसमें समूह का बोध होगा। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, तो इसमें दोनों जैसे दिया गया है, तो दोनों में क्या हो रहा है, समूह बताया जा रहा है, तो दोनों कहा जाएगा तो वहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि व्यक्ति का समूह होगा, इसलिए यह समुदायवाचक के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद आता है प्रत्येक बोधक। अब इसमें प्रत्येक दिया गया अर्थात एक का बोध होगा, जो संख्या होगी वह एक को दर्शाएगी। जैसे हर एक, प्रत्येक या एक, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक को दर्शाया जा रहा है, इसलिए इन शब्दों में क्या है, प्रत्येक बोधक संख्यावाचक विशेषण है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। गणनावाचक 2 भागों में, पूर्णांक जैसे 2, 3, 4, 5, अपूर्णांक जो पूरा अंक न हो, आधा, 1/3, 1/4। क्रमवाची में क्रम को प्रदर्शित होगा, यह पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, तो ऐसे शब्द आएंगे तो क्रमवाचक के अंतर्गत। आवृत्तिवाचक, आवृत्ति होगी, उच्चारण होगा बार बार एक ही शब्द का, जैसे दूना, तिगुना, चौगुना, तो यह जो दूना शब्द है इसमें आवृत्तिवाचक संख्यावाचक विशेषण है। समुदायवाचक, समूह को प्रदर्शित करेगा, 2, 4, 5, 10, तो यहाँ क्या हो रहा है, दोनों में समूह को दर्शाया जा रहा है। अब प्रत्येक बोधक एक को दर्शाया जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। संकेतवाचक विशेषण, अब यहाँ क्या होगा, संकेत का बोध होगा, इसके अंतर्गत संकेत का बोध किया जाएगा। जैसे संकेतवाचक को भी 2 भागों में बांट दिया गया है, निकट, दूर। यदि हम लोग किसी वस्तु को दिखा रहे हैं तो यदि वह निकट है तो हम लोग क्या कह देंगे, यह कहेंगे या ये कहेंगे। यदि वह दूर है तो यहाँ हम लोग वह कहेंगे या वे कहेंगे। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, उस वस्तु का नाम नहीं बल्कि संकेत बताया जा रहा है कि यह
तो इसीलिए यह और ये निकट के अंतर्गत आएगा और वह और वे दूर के अंतर्गत आएगा। और इस तरह से हम लोग संकेत इसमें बता रहे हैं, इसलिए ये क्या होंगे, संकेतवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद आता है विशेषण की तुलनात्मक अवस्थाएं। तो 3 प्रकार की, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था के अंतर्गत सामान्य विशेषता का वर्णन होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। मूलावस्था के अंतर्गत सामान्य विशेषता का वर्णन होता है। जैसे मोहन ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, तो यहाँ सामान्य रूप से केवल मोहन के बारे में बताया जा रहा है कि मोहन क्या किया है, उच्च शिक्षा प्राप्त किया है। लेकिन उत्तरावस्था में क्या होता है, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाती है। जैसे राकेश ने सोनू की अपेक्षा उच्चतर शिक्षा प्राप्त की है, उच्चतर शिक्षा प्राप्त की है। तो यहाँ राकेश और सोनू में क्या हो रहा है, तुलना बताया जा रहा है। तो यहाँ जो उच्च है यह क्या है, मूलावस्था के अंतर्गत आएगा और उच्चतर उत्तरावस्था के अंतर्गत आएगा। अब उत्तमावस्था, तो इसमें क्या होगा, अनेक से तुलना किया जाएगा, अनेक से। उत्तरावस्था में 2 में तुलना होगा और उत्तमावस्था में अनेक से तुलना होगा। जैसे हिमालय विश्व का उच्चतम पर्वत है, उच्चतम। तो यहाँ क्या हो रहा है, उच्चतम, इसी को सबसे ऊंचा बताया जा रहा है। तो इस उच्चतम शब्द में क्या है, उत्तमावस्था है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो मूल अवस्था होगी उसमें हम लोग तर जोड़ देंगे, तर, तो उत्तरावस्था बन जाएगा। और यदि उसमें हम लोग क्या कर देंगे, तम जोड़ देंगे तो उत्तमावस्था बन जाएगा। तो उच्च का उच्चतर, उच्चतम। मूलावस्था उच्च, उत्तरावस्था उच्चतर और उत्तमावस्था उच्चतम। मूलावस्था में सामान्य विशेषता का वर्णन होगा, उत्तरावस्था में 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाएगी और उत्तमावस्था में अनेक से तुलना की जाएगी। इसमें आप लोग ये याद रखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुलनात्मक अवस्थाओं के बारे में पूछ दिया जाता है कि उच्च का उत्तरावस्था क्या होगा, तो उच्च का उच्चतर, और उत्तमावस्था क्या होगा, तो उच्चतम होगा। तो इस तरह से अनेक विशेषण से हम लोग तर और तम शब्दों को अंत में जोड़ करके मूलावस्था से उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में बदल सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये था विशेषण। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में क्रिया विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।